Hello everyone and welcome to the ultimate classes in GS Center. थैंक यू, आप लोगों की वजह से अब हमारे 1000 से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो आइए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास से पहले मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में बताया था आपको। तो रिवर्स ऑफ इंडिया का चैप्टर क्लोज हो गया है। मैंने आपको नॉर्थ से लेके साउथ तक की सारी रिवर्स के बारे में सारा चीज़ बता दिया है। किसी को अगर कुछ और जानना है या कोई स्पेसिफिक रिवर के बारे में भी जानना हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं या फिर हम ऑनलाइन कमेंट भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। आइए आज हम लोग इतिहास से में पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं ब्रिटिश पावर के एक्सपेंशन के, फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ ब्रिटिश रूल में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता था, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी में क्या क्या थे, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी चीज़ें तो एक बार एक क्लास में मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा आपको या बता पाऊंगा, तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, बट जितना आज मैं करा सकता हूँ वो मैं आज आपको करा दूंगा। तो पहला पॉइंट है ए, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, बंगाल, मैसूर, पंजाब, यानी वी कैन ऑल्सो कॉल, देखिए यहाँ पर ऑल्सो लिखा हुआ है ना, बंगाल, मैसूर, पंजाब, यानी मराठा का निज़ाम का, कर्नाटक का एरिया, मैसूर का एरिया, ठीक है। फिर है आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा था ब्रिटिश रूल का इंडिया में। फर्स्ट फेज क्या था, तो मर्केंटाइल फेज था। सेकंड फेज कौन सा था, तो इंडस्ट्रियल फेज था जहाँ इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। थर्ड फेज में क्या हुआ, द फिनेंशियल फेज, ठीक है, तो फिनेंस से रिलेटेड जो भी है वो हुआ था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब हो गया कि हमारे जो धरोहर थी, हमारे सोना चांदी या पैसा था इंडिया में, वो कहाँ चला गया, क्या हुआ और उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, परमानेंट सेटलमेंट क्या था, स्थायी बंदोबस्त जिसे हिंदी में भी बोल सकते हैं, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। रेवतवारी सिस्टम क्या था, महलवाड़ी सिस्टम क्या था, कर्नल इम्पैक्ट क्या पड़ा, कर्नलिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। पीजन मूवमेंट्स क्या क्या थे, ट्राइबल रिवोल्ट्स कौन कौन से थे। फिर लास्ट में है डीप पॉइंट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन 19 एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से क्या समझ आया आपको? हम्म, करेक्ट करेक्ट। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का मतलब हो गया सोशली और रिलीजियसली क्या क्या मूवमेंट्स हुए। जैसे मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, लोअर अपर कास्ट मूवमेंट, पहले जातिवादिता बहुत ज़्यादा ही थी, चरम सीमा पर थी। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जानेंगे आईएनएम के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए यहाँ पर आईएनएम लिखा हुआ है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो उसमें सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल क्या था, रिवोल्ट ऑफ 1857, वो सब हो जाने के बाद ये सब पे हम लोग आएंगे, ठीक है ना। जो पहले इसके पहले वाले स्लाइड में बताया था वो हो जाने के बाद फिर इस पे आएंगे हम लोग। तो उसमें आपका कार्नेटिक वॉर्स आ जाएगा, मैं बताऊंगा, इसी में आपको आगे बताऊंगा, देखिए। हाँ हाँ, तो ये जैसे फ्रीडम स्ट्रगल कौन कौन से थे, द रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉज क्या था रिवोल्ट का, बिगिनिंग कहाँ से हुई, और रिवोल्ट क्यों फेल किया, कॉज ऑफ फेलियर, देखिए। नेचर ऑफ रिवोल्ट क्या था, इम्पैक्ट क्या पड़ा रिवोल्ट से, क्या पड़ा वो भी जानेंगे, पहला। दूसरा द मॉडरेट फेज, मॉडरेट फेज में ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से थे ये जानेंगे, उसके फाउंडर कौन कौन से थे वो जानेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानेंगे और उनके लीडर्स के बारे में जानेंगे हम लोग। फिर देखिए यहाँ पर है एक्सट्रीमिस्ट फेज, तो पहले मॉडर्न फेज आया फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ ये सब ऑनलाइन आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगी, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, उसके अंदर सारा आपको फाइल मिलेगा, ठीक है। तो हाँ,
ये पर्सनल एक नोट्स बनाया हुआ है और वो इसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, रीजन ऑफ इमरजेंसी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन से थे, मेथड क्या वो लीडर्स फॉलो करते थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ, बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट, मुस्लिम लीग, कलकत्ता सेशंस एंड ऑफ आईएनसी, स्वराज, सूरत स्प्लिट, मॉरली मिंटो रिफॉर्म क्या था, होम रूल मूवमेंट क्या था, लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट, मॉन्टेक डिक्लेरेशन क्या था, अगस्त, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं हम। फिर आप देखिए इधर रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन थे इंडिया में और बाहर भी, अब्रॉड भी लिखा हुआ है देखिए। फिर रिवोल्यूशनरी लीडर्स कौन कौन से थे वो भी बताऊंगा मैं। फिर हम लोग बात करेंगे गांधीयन एरा के बारे में। देखिए, आईएनएम मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है, ठीक है ना। और इससे बेसिकली ज़्यादातर सवाल आपके एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, नो डाउट, बट एसएससी में बहुत ज़्यादा सवाल इसके आईएनएम के पूछे जाते हैं। गांधीयन एरा जैसे नंबरिंग करके लिखा हुआ है वैसे ही हुआ भी था, ठीक है, वैसे हुआ भी था। फैक्ट अबाउट गांधी, गांधी के बारे में ओवरव्यू इन साउथ अफ्रीका, 1915 से 1919 का टाइम, रॉलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग, आपने नाम सुना होगा जलियांवाला बाग। वो एक गाना भी है, आपको ध्यान होगा कि जलियांवाला बाग के बारे में था, क्या है मुझे अभी लाइनें याद नहीं आ रही है, कोई पिक्चर का गाना था। हाँ मनीष, हाँ ठीक ठीक, आप करते जाइए। जहाँ चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। तो ये जलियांवाला बाग है। खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन क्या था, नेहरू के कमेटी का रिपोर्ट क्या था, कलकत्ता सेशन, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। जिन्ना कौन थे मालूम है ना आपको, पाकिस्तान का डिमांड इन्होंने ही किया था इंडिया में। फिर लाहौर सेशन एंड गांधी 11 डिमांड्स, गांधी जी के भी डिमांड्स थे कुछ, बहुत लोग को नहीं मालूम होगा लेकिन उनके भी डिमांड्स थे। फिर डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह नमक का सत्याग्रह, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इम्पैक्ट। तो जैसे जैसे लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए एक बार। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। ये वही पॉइंट्स आगे 40 नंबर पॉइंट्स तक है, फ्रेंच एंड पोर्तुगीज कॉलोनीज तक। देखिए लिखने का जरूरत नहीं है, मेरे पीडीएफ फाइल आपको बोला कि सारा अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन लिंक में, यूट्यूब के हमारे चैनल के इस माध्यम से आप उसमें जाके निकाल सकते हैं। नहीं, कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, वॉर्स एंड बैटल्स बिटवीन 1740 टू 1820 तक और ट्रीटीज बिटवीन दिस पीरियड में क्या क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकली लिखा हुआ है। क्रोनोलॉजिकली यानी मतलब जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था 1740 से लेके 48 के बीच में, फ्रेंच और अनवरुद्दीन खान का। फिर दूसरा बैटल ऑफ एम्बूर हुआ, फिर सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ, फिर बैटल ऑफ पैलासी हुआ। मॉडर्न इंडिया के बारे में बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ये ना मिडिएवल है ना एंशिएंट है, ठीक है। तो इतिहास का ये सबसे मॉडर्न पार्ट है। वैसे फिर बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, पहला मैसूर वार, पहला मराठा वार, दूसरा मैसूर वार, तीसरा मैसूर वार, चौथा मैसूर वार, दूसरा मराठा वार, तीसरा मराठा वार। तो ये देखिए पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, जैसे जैसे हुए हैं वैसे वैसे लिखा हुआ है। पहले मराठा आए, फिर निज़ाम आए, फिर मैसूर में हुआ, फिर कार्नेटिक वार हुआ, तब बंगाल का में नवाब हुए, बिहार में नवाब हुए। जैसे है वैसे वैसे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। ये एक मानचित्र देख लीजिए, मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। ये आपको ध्यान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर अंग्रेज का शासन था, कहाँ पर मालवा था, कहाँ पर राजपूताना था, ये लिखा हुआ है। ये अलायंस है। अलायंस का मतलब क्या होता है, गठबंधन। जैसे आज हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि गठबंधन की सरकार है,
तो ये अलायंस गठबंधन कहते थे। तो राजपूताना यहाँ पर थे, गुजरात का एरिया ये है, मालवा का एरिया ये है, निज़ाम बेसिकली हैदराबाद, तेलंगाना, मैसूर, ये सब निज़ाम का एरिया था। त्रवंकोर, जिसे आज के डेट में केरला भी बोला जाता है, ये त्रवंकोर का एरिया, उस टाइम में त्रवंकोर बोलते थे। और बाकी जैसे ऐसे ऐसे करके खींचा हुआ सब अंग्रेज का इलाका था। ठीक है, आइए, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो सबसे पहले ब्रिटिश का सरकार, जो ब्रिटेन का सरकार था, उसका एक्सपेंशन सबसे पहले बंगाल में हुआ। द मुगल एम्परर हु केम टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आर ऑल्सो कॉल्ड लेटर मुगल्स, बाद वाले मुगल। ध्यान दीजिएगा इस चीज के, बाद वाले मुगल हैं वो। मुर्शीद काली खान वॉज अपॉइंटेड एज द बंगाल सूबेदार, दीवान, सूबेदार यानी कि दीवान भी कह सकते हैं, सूबेदार भी कह सकते हैं, अंडर औरंगजेब, एंड लेटर फर्रुखशियार मेड हिम गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर का इसको ओहदा मिला मुर्शीद काली खान को। हाँ, कली भी बोल सकते हैं, क्वाली भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब याद रखना बेसिकली इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप लोग को यही सिखाता हूँ, याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से याद रखिएगा ये आप पे डिपेंड करता है। He soon became independent ruler and shifted the capital to a town in central Bengal, which was renamed, which he renamed as Murshidabad in 1717 से 20 के 1727, ये 10 साल के एरा में ये हुआ। शुजाउद्दीन इज द सन इन लॉ, दामाद था मुर्शीद काली खान का, has been granted the governorship of Bihar by Mughal Empire मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, इन 1737 में। ठीक है, सरफराज खान द सन ऑफ सुजाउद्दीन, ये सुजाउद्दीन दामाद था मुर्शीद अली खान का। और मुर्शीद अली कौन था? वो सूबेदार था, दीवान था, या औरंगजेब ने उसे अपॉइंट किया था। बाद में उसने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर बना लिया। पहले के टाइम में ये सब बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, अब देखिए मुर्शीद, मैं कहाँ पढ़ा रहा था आपको, बिहार बाय मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह रंगीला। ये रंगीला नाम इसका था नहीं, एक्चुअल में नाम था मोहम्मद शाही, इसे एक खिताब दिया गया रंगीला के नाम से। तो सरफराज खान बेटा था शुजाउद्दीन का, एंड बिकम गवर्नर एंड वाज किल्ड बाय अलीवर्दी खान द डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार इन 1740। ये याद रखा आपको। अलीवर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1746। पहले लोग खुद से ही बन जाते थे, नवाब बन गए, कोई दीवान बन गया, कोई राजा बन गया, कोई महाराजा बन गया, कुछ भी बन सकते थे, अपने मन से होता था इनका। हाँ, और मोहम्मदन कास्ट के थे ये, एक्चुअल में इंडियन मोहम्मदन नहीं थे, ये सब बाहर के थे, मुगल एम्पायर सारा बाहर का था। ठीक है, तो 1740 में खुद को नवाब घोषित कर दिया, एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन। सक्सीडेड मतलब क्या समझते हैं? सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। सक्सीडेड मतलब उसकी गद्दी के बाद उसको हथिया लेने वाले को सक्सीडेड बोलते हैं। हिज सक्सेशन led the intrigues and conflicts among the member of his family, which led to the opportunity to the English company to interfere in Bengal politics. Sirajuddaulah seized the English factory at Kashim Bazaar. ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, ये इंपॉर्टेंट है, और नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है, मीर जाफर का भी बताऊंगा मैं। ऑन 20 जून 1756 फोर्ट विलियम सरेंडर्ड बाय बट रॉबर्ट क्लीव रिकवर्ड कलकत्ता। ठीक है ना, नहीं याद रहेगा डेट, पीडीएफ से निकाल कर आप देख सकते हैं। There was conspiracy held between English and Mir Jafar, the commander-in-chief of Sirajuddaulah। सिराजुद्दौला कौन है बताइए?
सरफराज खान, ये देखिए यहाँ सरफराज खान का बेटा था सिराजुद्दौला। और सरफराज खान खुद कौन था, बताइए बताइए, सन ऑफ सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन कौन था, तो मुर्शीद अली खान का दामाद। अब देखिए ये लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। सिराजुद्दौला, एज पर द बैटल ऑफ पलासी फॉट बिटवीन सिराज एंड इंग्लिश एंड द फ्यू ट्रूप्स एंड नवाब्स बिट्रेड सिराज। धोखा मिला कुछ नवाब से और कुछ ट्रूप से। एज दे डिड नॉट ज्वाइन द बैटल लेड टू द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। द सिराज वाज बिट्रेड बाय, कौन कौन इनको धोखा किसने किसने किया, तो ये थे लोग, मीर जाफर, ठीक है ना, कमांडर इन चीफ था वो। जगत सेठ नवाब थे, मानिक चंद नवाब थे, अमीर चंद नवाब थे, और भी लोग थे। द सिराज वाज कैप्चर्ड एंड ब्रूटली पुट टू डेथ। मीर जाफर was made the nawab and he gave large sum of money to रॉबर्ट क्लिव। अच्छा, रॉबर्ट क्लिव के बारे में किसने किसने सुना है यहाँ पर, ठीक है, रॉबर्ट क्लिव एंड, हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय इंग्लिश ब्रिटेन गवर्नमेंट था, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आराम से। एंड द इंग्लिश कंपनी एज रिवार्ड्स द बैटल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। कौन सा बैटल, बैटल ऑफ पलासी, याद रखिएगा, बैटल ऑफ पलासी ने ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को का नींव रखी, क्योंकि इसने मुगल शासन खत्म कर दिया वहां पर बंगाल में। ये देखिए बंगाल का ही बात चल रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर कैसे हुआ। He granted undisputed right to English for rights to free trade in Bengal and Bihar and Orissa. Soon after, the company made heavy demands, which he was unable to meet. The treasury was empty, and the Nawabs did not have enough money to even pay to the troops. He began to turn against the company, but before long, he was disposed, and his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab of Bengal. देखिए तो अंग्रेज पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लिया कि अंग्रेजों ने पूरा उसका खजाना लूट लिया और उसे एक टाइप में भिखारी बना दिया, ठीक है। तो उसके सन को फिर बना दिया गया नवाब, सन इन लॉ सॉरी, दामाद को बना दिया गया नवाब ऑफ बंगाल। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। मीर कासिम realized his position was dependence on the English company. He shifted his capital from Murshidabad of Munger. He revolted against English as he was angry with the British for misusing the dostak मतलब फ्री ड्यूटी पावर, वर्ड सब कहीं कहीं पूछ देता है, दोस्तक। However, he was defeated and fled to Awadh, where he formed a confederacy which Awadh ruler Sujaduddaulah under Mughal Empire and Shah Alam II. On 22nd October 1764, the Battle of Buxar took place. याद रखिएगा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है ठीक है, हुआ था, took place and Indian armies were defeated. इंडियन आर्मी को डिफीट करना पड़ा। मीर जाफर अगेन बिकेम द made the Nawab of Bengal after the death of Nizamud-Dawla. His son was given the throne. Two treaties were signed between Sujaud-Dawla and Shah Alam II. ठीक है ना, ये याद रखिएगा, दो ट्रीटी हुआ था। पहला ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अंडर दैट द कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, बंगाल का दीवानी अपने पास रख लिया, and Bihar and Odisha, which gave to the company the right to collect the revenue. दोस्तक मतलब वही दोस्तक अभी बताया ना मैंने आपको, दोस्तक किसे कहते हैं। हाँ
ठीक है ठीक है। अवध बिकम द टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। दोस्तक यानी ट्रेड परमिट। दोस्तक कोई कोई दस्तक भी बोलता है। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल स्टार्टेड इन 1765 बाय रॉबर्ट क्लीव। मतलब दो मुही सरकार जिसे बोला सकता है कि डुअल गवर्नमेंट हो गया, एक ब्रिटिश में एक नवाब में। द कंपनी एक्वायर्ड बोथ दीवानी एंड निजामत राइट फ्रॉम निजामुद्दौला but did not taken over direct administration and revenue collection. Warren Hastings ended the dual system of government in 1772 में। वॉरेन हेस्टिंग अगेन एक गवर्नर जनरल थे, who then became the governor of Bengal. He was made the governor general of India by English in 1773। ये देख लीजिए आप, इंडिया का मानचित्र है उस टाइम का 1765 का, देखिए लिखा हुआ है ना इंडिया इन 1765। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहाँ का था और मराठा टेरिटरी कहाँ का थे इसमें सब दिया हुआ। ये देखिए बीच में मराठा, इधर निज़ाम, हाँ हाँ, काबुल का एरिया, पेशावर, कश्मीर, पंजाब, मुगल यहाँ पर थे, राजपूताना, सिंध। उस समय इंडिया पाकिस्तान नहीं था ब्रिटिश टेरिटरी कहाँ का थी, तो ये जो येलो पार्ट है वो ब्रिटिश टेरिटरी थी, ये आसाम था, ये पार्ट छोटा सा उड़ीसा था, नॉर्दर्न सियाकार यानी कर्नाटक का एरिया, मैसूर, कैलिकट, नीचे ट्रवंकोर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहेगा आपको। चलिए आज का क्लास मैं यहीं पर बंद करता हूँ। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए ओके।